नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है हेमंत युग, नई नीति, पुरानी रीत। तो हेमंत जी जिस मिजाज के राजनेता हैं, बीजेपी में ये माना जाता है कि वो एक क्लासिकल लीडर है। कम बोलना, अधिक काम करना, मीडिया के सामने बिल्कुल एकदम सधे हुए जवाब के साथ रहना, अधिक बोलने से परहेज करना और कार्यकर्ताओं से सघन संपर्क रखना, चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे वो कनिष्ठ हों। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें डिबेट की तरफ, पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की। बीजेपी की कमान संभालते ही हेमंत खंडेलवाल सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गौरी शंकर शेजवार के घर पर उनसे मिलने पहुंचे। यही मुलाकात संदेश बन गई कि नए अध्यक्ष संगठन को गढ़ने की शुरुआत जड़ों से कर रहे हैं। वरिष्ठों का सम्मान और कार्यकर्ताओं का विश्वास, यही हेमंत युग की पहली परिभाषा बनी। हेमंत खंडेलवाल की शैली में आक्रामकता कम और संगठन पर पकड़ ज्यादा दिखती है। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन संकेत साफ देते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ बढ़े चलो। यही उनका मूल मंत्र है, यही उनका अंदाज है, यही उनका एजेंडा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। बीजेपी में इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं। पिछले कुछ वक्त में हुई ज्वाइनिंग के बाद अंदरूनी सामंजस्य एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। ऐसे में खाटी कार्यकर्ताओं को तनाव मुक्त रखना और उन्हें ये भरोसा दिलाना कि वो अब भी पार्टी की धड़कन है, यही सबसे बड़ा टास्क होगा। बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र रहा है, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ। हेमंत खंडेलवाल इसी परंपरा के अध्यक्ष नजर आते हैं। ना ठोक पीट कर कोई ढांचा बनाएंगे, ना किसी पर अपनी मर्जी थोपेंगे। जो मिला उसमें संयम, जो नहीं मिला उस पर संतोष, यही उनकी पहचान रही है। हेमंत युग को लेकर बीजेपी मुतमईन है तो कांग्रेस का इसको लेकर अपना नजरिया है। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता को सम्मान मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष जी का भी की भावना ऐसी है कि जल्दी से जल्दी योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिले और सब कार्यकर्ता काम में लगे और भारतीय जनता पार्टी और सरकार इसका भी हम संदेश नीचे तक, जन जन तक ले जाने में सफल हों। तो मुझे लगता है अब ज़्यादा विलंब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि खंडेलवाल जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सभी गुटों को साथ के चलना और सबको उसमें समाहित करना और जगह देना और उनसे काम लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। नहीं, मेरे को तो लगता है वो कार्यकारिणी के नाम भी पर्ची से ही निकल के आएंगे। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी एक नई यात्रा पर निकल चुकी है, जहां नेतृत्व कम शब्दों में बड़े संदेश देता दिखाई देगा, जहां संगठन फिर से आत्मा बनकर उभरेगा, जहां हर कार्यकर्ता को सुना जाएगा और जरूरत पड़ी तो सुनाया भी जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या हेमंत खंडेलवाल के काल में बीजेपी काल के कपाल पर कौन सा नया गीत लिखेगी? कई साल पहले जब कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में आना इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं था, यानी ये वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मूथ ऑपरेशन इज गोइंग ऑन टाइप बात है, कि जब 15-20 साल पहले की या उससे भी अधिक समय की बात होगी, एक कांग्रेस का नेता, पुरुष या महिला ये छोड़िए, गोपनीयता बरतना जरूरी है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और संयोग से हम जैसे खबर नवीस मिलते हैं जब, तो कई बार ऐसी बातें भी हो जाती, इसीलिए गोपनीयता जरूरी है। तो बीजेपी के नेता, एक वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के हैं, और जिन नेता की मैं बात कर रहा हूं वो अभी एक अच्छे बड़े पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं। तो बात ये चली कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता में क्या अंतर है। तो जो अनुभव था बीजेपी में आए कांग्रेस से आए नेता का, उन्होंने कहा मैंने ये देखा कि हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो उग्र प्रतीत जरूर होता है लेकिन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता अगर नाराज हुआ तो उसको मनाना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि यहां मैंने देखा बीजेपी में आने के बाद कि यहां अगर आपने कार्यकर्ता का कार्य नहीं किया तो वो दोबारा आपके दरवाजे पे नहीं आता, वो फिर आपको याद नहीं करता,
आप मिलेंगे भी तो वो चेहरे पे रोष के साथ प्रणाम करेगा, आदर देगा, लेकिन ये बताएगा कि मैं खुश नहीं हूं आपसे। ये अंतर है और इसी अंतर को बीजेपी को पाटना बड़ी चुनौती है, क्योंकि समुद्र बहता गया, पानी आता गया और उसके साथ बहुत कुछ अवांछित आता चला गया। और इस अवांछित को अब रेक्टिफाई करना, उसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, और उसके लिए लगेंगे वही कुशाभाऊ ठाकरे की रीति नीति के नेता जो ये कहते हैं कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ। लगता बड़ा देवीय गुण है ये, लेकिन ये बीजेपी के पितृपुरुषों ने साधा है, और साधा इसीलिए 2 सांसदों की पार्टी आज न सिर्फ 11 वर्ष पूरे कर चुकी है केंद्र में, बल्कि मध्य प्रदेश में 20 वर्ष का सोपान तय कर चुकी है। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या हेमंत जी जैसा शांत अध्यक्ष पार्टी के अंदर के शोर को शांत कर पाएगा? क्या खंडेलवाल जी मौन रहकर स्पष्ट और असरदार संदेश दे पाएंगे? क्या हेमंत युग में बीजेपी संगठन सर्वोपरि वाली परंपरा पर फिर लौटेगी? ये हमारे सवाल हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, सीनियर लीडर बीजेपी के, वरिष्ठ विधायक। उपेंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषणकर्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, तमाम बातें आपने देखी, मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए उसी पर आपकी टिप्पणी। जी। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ उसमें थी कि स्वाभिमान और सम्मान जो भाजपा के नेतृत्व के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि कार्यकर्ता का यदि सम्मान होगा तो जो है निश्चित तौर पर आप बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उसको पार कर लेते हैं। लेकिन जो पिछले जो आप देखेंगे ना कि 2-3 साल का एक समय ऐसा, आप कोरोना के बाद का समय ऐसा है कि कार्यकर्ता में अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार जब आपकी सरकार होती है उस अपेक्षाओं के अनुसार आप जो जब काम नहीं करती है सरकार तो उनमें रोष होता है। देखिए जो 2023 का चुनाव है, भाजपा उसको किसी भी तरीके से ले कि क्यों जीती, कैसे जीती, क्योंकि चुनावी राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव में यदि आप जीत गए हैं तो आप ये मानते हैं कि कार्यकर्ता ने निश्चित तौर पर मेहनत की होगी। लेकिन जो एक कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि उसे पद और प्रतिष्ठा भी मिलना चाहिए, जिसमें लगातार ये देखते हैं विलम्ब हो रहा है, तो और वो विलम्ब का कारण होता है समन्वय नहीं होता बड़े नेताओं के बीच। तो यहीं से चुनौती शुरू हो जाती है हेमंत खंडेलवाल जी की कि समन्वय वो कैसे स्थापित करेंगे सारे नेताओं के बीच, क्योंकि शिवराज जी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो किस तरह से होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के भीतर 5 साल पहले आए हैं, उनकी भी बहुत सारी अपेक्षाएं, उनका भी जो है एक कार्यकर्ताओं की एक फॉलोइंग है, वो भी उनको चाहते नहीं। तो ये सब जब समन्वय हो, जब वो स्थापित करेंगे तब वो आगे की राह, उनकी जो 28 का टारगेट पार्टी ने उनको जो दिया है तब वो पूरा कर पाए। बिल्कुल सही कहा। मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे साथ हैं। मनोज, जो बात दिनेश जी ने कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि साधेंगे कैसे। तो अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे पहला वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता का घर चुना उन्होंने, वो समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी का घर था, गौरीशंकर शेजवार जी का। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं ऐसे वरिष्ठ और बाद में ऐसे कनिष्ठ कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कनिष्ठ क्या, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही है, उसके घर में पहुंचूंगा और पूछूंगा कुशल क्षेम और आगे की यात्रा पर जर्नी होगी। क्या ये एक बिल्कुल आप मानते हैं एक फिटेड स्ट्रैटेजी, एक फिट स्ट्रैटेजी है, एक बेहतरीन रणनीति है? जी बिल्कुल सरज जी, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को जितना आप और हम समझ पाते हैं, मुझे लगता है कि अलग अलग दौर के अलग अलग अध्यक्ष रहे हैं। एक वो दौर था जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 2 से लेके यहाँ तक की यात्रा करना था, तो उस दौर में उस तरह के अध्यक्ष की जरूरत थी। इससे पहले बीडी शर्मा जैसे अध्यक्ष की जरूरत थी, जिन्होंने चरम पर पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 29 की 29 लोकसभा, 163 विधानसभा, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। लेकिन अब 2 करोड़ लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो 2 करोड़ लोगों को सामंजस्य के साथ कैसे साधा जाए,
तो उसके लिए शायद सबसे मुफीद चेहरा हेमंत खंडेलवाल थे और इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी मिल गई, क्योंकि उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे को भी समझा है। और जिसके पास शरद जी घर की चाबी, कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जिसको तिजोरी की चाबी दी जाती। पिताजी के पास 10 साल तिजोरी रही, हेमंत जी के पास 10 साल तिजोरी रही, यानी विश्वसनीयता का जोरदार एक तरह से उदाहरण। तो मुझे लगता है वही सब देखकर, और जब सेजवार जी के यहाँ पहुंचे तो इसका मतलब भी यही था कि पुराने को भी साधना है और नए लोगों को आगे बढ़ाना है, यानी पुरानों का मार्गदर्शन लेना, आशीर्वाद लेना और नए लोगों को मौका देना। भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है, केंद्रीय नेतृत्व का यही कहना है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो नियुक्तियां होने जा रही है तो उसमें अधिकांश आपको नए चेहरे दिखाई देंगे, नए लोगों को मौका देता दिखाई देंगे। लेकिन जो मार्गदर्शक मंडल है, जो पुराने नेता है, उनको सम्मान में कमी नहीं रखी जाएगी और इसीलिए हेमंत खंडेलवाल बिल्कुल पहुंच रहे हैं। आज भी दोनों नेता दिल्ली में है और ये भी लंबे अरसे के बाद आप देख रहे होंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रवाना हुए दिल्ली। अभी तक जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम सारे नेताओं से मुलाकात हुई है। जो तस्वीरें बयां कर रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि संगठन भले बड़ा हो गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती कब किसे कौन सा मौका देना है। बिल्कुल आपने सही कहा और यही एक स्ट्रैटेजी है जिसकी उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि बीजेपी अपना हाईएस्ट अचीव कर चुकी है, यानी वर्ल्ड कप आप ला चुके हो। अब उसको रिटेन करना है, डिफेंड करना है आपको। 49% आपका विधानसभा में वोट प्रतिशत है, 59% आपका लोकसभा में है, तो आपको यू हैव टू डिफेंड इट, आपको इसको बचाना है और इसके लिए शायद बीजेपी ने अपने सर्वश्रेष्ठ चयन की तरफ कदम बढ़ाया। भूपेंद्र जी, आपका रिएक्शन। पहले तो जो है हेमंत खंडेलवाल जी को हमारी पार्टी की तरफ से बधाई कि वो जो है अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बात ये है कि जैसा दिनेश जी ने कहा, आपने कहा कि नई चुनौतियां उनके सामने हैं, तो और आपने जो एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका एनाउंस जो है पता चल जाता है। तो वो पहले दिन ही पता चल गया जब जो है ये वीडियो सामने आया कि बीडी भैया की जिंदाबाद और हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद। तो ये पहला वीडियो ही जो है ये संकेत दे गया कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने है, जो एक मैसेज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और राजनीति में गया है, वो ये है कि पंडित जी पाए लागू धम्म भारत माता की जय। तो जिनकी भारत माता की जय हुई है उनके चेहरों पर जो है ये दुख दिखाई पड़ा है और ये भी कैमरों ने देखा, जनता ने देखा। तो ये भी चुनौती है कि ये जो दुख है इसको कैसे वो पाटते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिश्रम करके 5 लाख कार्यकर्ता हमारे चुराने का दम भरा था, उनकी जो है पार्टी ने कोई कितनी कदर की है ये भी एक सामने है। और ये भी एक मैसेज है कि जो है तोड़ फोड़ की जो राजनीति है, टूट फूट की राजनीति है, जिसमें जो है खंडेलवाल जी की भी कुछ महारत है और हमारी पार्टी शिकार भी है इसकी। जो चर्चित ये है कि उनका भी बड़ा योगदान था। तो ये राजनीति अगर घटेगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तब जो है उन कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा जो कार्यकर्ता बेचारे 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारी पार्टी है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मज़े में हमारे यहाँ से उठाए गए लोग हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की ये जो कसमसाहट है, अगर इस कसमसाहट को वो दूर कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो एक अच्छे हो सकते हैं अध्यक्ष, एक अच्छी कार्यशैली वो प्रस्तुत कर सकते हैं और निश्चित रूप से जो बड़प्पन की राजनीति अगर वो करेंगे तो प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। उनका शांत होना, शील होना, ये जो है जनता खुद सराहेगी। जी आशीष जी, आपने सुनी बात। और वो नारेबाजी वाला जो विषय भूपेंद्र जी ने कथित रूप से उठाया है कि नारेबाजी हुई, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने लगाए नारे? जी देखिए, भूपेंद्र जी ने भी कहा कि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बने हैं हेमंत भैया, वो बहुत सरल विनम्र हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया है एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, जो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के इन परिणामों को के अनुकूल पुनः प्रदेश को बना सके, सरकार के विकास के कार्यों को बूथ स्तर तक ले जाकर पुनः 2028-29 के लिए प्रचंड विजय के परिणाम ला सके, ऐसे संगठन की मजबूती के लिए हेमंत खंडेलवाल जी काम करने वाले हैं। उनकी पूरी टीम काम करने वाली है
और मैं ऐसा मानता हूँ जैसा आपने नाम दिया है कि हेमंत युग, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति आधारित न तो संगठन होता है, न ही व्यक्ति आधारित कोई निर्माण होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विचारधारा ही हमारी सर्वत्र प्रशंसा पाती है और मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अंत्योदय और विकास का एक युग पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस युग के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंच पाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत होता है वही बाहर शांति स्थापित कर सकता है। राजनीतिक संगठन होने के नाते कई सारी बुराइयां हर समय पर आती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक रूप से इतनी शक्ति है, इतना ताकत है, इतना विचारधारा का प्रभाव है, इतना अनुशासन है कि हम उन सब बुराइयों पर भी एक राजनीतिक संगठन होने के नाते पार पा जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, हेमंत खंडेलवाल जी के साथ मैंने एक विधायक के रूप में भी काम किया है। निश्चित ही वो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है। बैतूल जैसे ज़िले में जहाँ पर ट्राइबल जनजाति बड़ी संख्या में निवास करती है, वहाँ से निकल कर आना और शुचिता, ईमानदारी के साथ संगठन के हर निर्देश को पालन करते हुए सबको समाहित कर लेना, रूठे हुए से, क्रोधी व्यक्ति से भी, जिसने के मन में कुछ है उसको भी मिला लेना, यही संगठन के लिए काम करने वाले लोगों की काबिलियत रहती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हेमंत खंडेलवाल जी अपनी इस महारत में सफल तो होंगे ही होंगे और पूरे संगठन को एक सूत्र में जोड़कर पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए संगठन को मजबूत करेंगे। दिनेश जी, एक और बड़ी जो स्ट्रैटेजिक चीज़ है जो मुझे लगती है, मुझे फील होती है कि एक वरिष्ठ पीढ़ी जो है, जो इस समय मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये हेमंत जी बोलते हैं, हेमंत जी उनको संभवतः भाई साहब बोलते हैं, और एक आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग जी की पीढ़ी है जो उनको भाई साहब कहती है। यानी मतलब वो दोनों पीढ़ी के बहुत नज़दीक खड़े हैं, शिवराज जी से बहुत अधिक छोटे नहीं हैं और इसी तरह विश्वास सारंग जी या आलोक शर्मा जी या रामेश्वर शर्मा जी से बहुत अधिक बड़े नहीं हैं। तो दोनों पीढ़ियां उनके साथ एक सहज संवाद के साथ आगे बढ़ सकती हैं। क्या मैं ठीक हूँ सर? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कार्यकर्ता से ज़्यादा चुनौती अध्यक्ष की होती है। देखिए, किसी भी पीढ़ी का अध्यक्ष आप बना दीजिए, समन्वय तो उसे स्थापित करना है। आप नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान का हमने जोड़ी देखी कि दो चुनाव उसके नेतृत्व में लड़े गए। उन्होंने जो है सब कुछ समन्वय बनाने की उन्होंने लगातार कोशिश की, संवाद बनाया। तो वो जो उनकी रणनीति थी कि एक संगठन स्तर पर कार्यकर्ता को देखता था, दूसरा सरकार देखता था। तो ये जो कॉम्बिनेशन अब जैसे मध्य प्रदेश में बनाया है कि भाई सत्ता और संगठन का समन्वय है, तो सारी चीज़ें हर पीढ़ी के साथ आप तालमेल बैठा सकते हैं। क्योंकि लोगों की अपेक्षा क्या है संगठन से कि वो जो उनकी बात है वो सत्ता तक पहुंचा दें। सत्ता में जहां रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो। आप पिछले हम देख रहे हैं लगातार साल भर से सबसे ज़्यादा जो विधायकों की नाराज़गी या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी किसको लेकर है? कोई सरकार की रीति नीति को लेकर नहीं है। वहाँ जो ज़मीनी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जनता के जो मुद्दे हैं वो अटेंड नहीं हो रहे, उसको लेकर है। तो वो बात अपनी पहुंचाना चाहते हो। ये मुद्दे जब वो आइडेंटिफाई करेंगे हर जिले वाइज, क्योंकि आपको चुनौती तो वही है ना कि आपको जो मिला है उसको आपको बना के रखना है, तब आपका पोलिंग स्टेशन मजबूत रहेगा और तब फिर आप आगे कोई चुनाव की रणनीति पर जा पाएंगे। तो यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हर पीढ़ी के लिए वो यदि एक आदर्श बनना चाहते हैं तो उनकी बात भी सुनना पड़ेगी और उनको संतुष्ट भी करना होगा। मनोज, यही सबसे बड़ा दायित्व है और यही एक बड़ा चैलेंज है कि पहली चीज़ तो मुख्यमंत्री निश्चिंत रहें कि संगठन का खेवनहार उनके साथ संपूर्ण समन्वय के साथ डटा है और उन्हें अब उस तरफ नहीं देखना है। सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए अब एक ऐसा अध्यक्ष है जो बिल्कुल एक कूल काम तरीके से आगे बढ़ेगा। और यही पहले भी हुआ बीजेपी में। उदाहरण दिया नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और तमाम उदाहरण मिलेंगे आपको। और यहाँ कार्यकर्ताओं से बेहतरीन समन्वय की भी बात है। तो दोनों ही सिरे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी सत्ता और कार्यकर्ता दोनों साथ कर चलेंगे। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से जब व्यवहार आपका वैसा होता है तो फिर उस तरह की चीजें भी बन जाती है।
मेरी बात हो रही थी हेमंत खंडेलवाल जी की धर्मपत्नी से, रितु खंडेलवाल से, जब अभी उनके साथ में दिन भर कवरेज में था, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हेमंत जी एक ऐसे व्यक्ति है कि घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हम कैसी भी स्थिति में हों, लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश करते तो मुस्कुराते हुए आते, और यदि घर में कुछ गड़बड़ भी है तो 2 मिनट के भीतर वो खुशियां पैदा कर देते। तो मुझे लगता है जिस तरफ आप कह रहे हैं उनके अंदर वो टैलेंट है, चाहे वो समन्वय करना हो, सत्ता के साथ मिलकर चलना हो, और इसीलिए चयन भी हुआ है। और आप देखिए दोनों तस्वीरें, जो आज कुछ तस्वीरें दिख भी रही होंगी शायद आपको, जो दिल्ली से तस्वीरें आ रही, वो इसी तरफ इशारा कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां मिलने वाली है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो संघनिष्ठ विचारधारा जिसे कहा जाता है उस विचारधारा से निकले हैं, तो उसका पालन भी करना होगा। यानी कार्यकर्ताओं का ध्यान, अनुशासन का पालन, ये तमाम तरह की चीजें आपको दिखाई। बिल्कुल मनोज, और एक बार किसी ज्ञानी से किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे खुशी और प्रसन्न व्यक्ति कौन है, तो उस ज्ञानी ने कहा जैसे कुछ नहीं चाहिए। और बीजेपी में और कांग्रेस में भी ऐसी रीति नीति के नेताओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में एक समय रही है। कुशाभाऊ ठाकरे को दिनेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे भी अवसर मिला उनका इंटरव्यू लेने का भी। तो 3 जोड़ी धोती और 3 जोड़ी कुर्ते और बनियाइन, और उनमें से भी अपने हाथ से धुलकर अपने हाथ से टांगना। आखिर सबसे सुखी तो वही है कि प्यारेलाल खंडेलवाल जी क्या उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, बड़ी बात है। आपकी तरफ आता हूं गुप्ता जी, आपने भी अपनी पार्टी में, आपके पिताजी खुद एक बहुत ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं जिनकी मिसाल दी जाती है और जिनकी चर्चा आज भी होती है। आप भी उस परंपरा के धनी राजनेता हैं। निश्चित तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम गाड़ियां नहीं करती, संसाधन नहीं करते, मनोबल करता है, और वो ऐसे कार्यकर्ता ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे अवसर मिला जो शिव कुमार सिंह जी के चुनाव में कुशाभाऊ ठाकरे जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो उस चुनाव में मैं गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो नज़दीक से मैंने उनको देखा है, काम देखा है, और निश्चित रूप से जो है उनकी जो चर्चा होती है पार्टी में वो ठीक डायरेक्शन में होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो है जब राजनीतिक दलों के आप अंदर झाँकेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने की जिम्मेवारी ये पार्टी नहीं उठा रही है, और जो जिस रास्ते पर ये अटल जी के भी रास्ते पे चलने की जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, ये अपने आप, ये विचारधारा की बात ज़रूर होती, लेकिन विचारधारा को बचाने की जिम्मेवारी भी वहाँ कोई नहीं उठा रहा है। विचारधारा को और इतने आघात हो रहे हैं, जैसे कथित विचारधारा कहते हैं, कि उनकी जो है सारे देश में चर्चा होती है। हमारी पार्टी में भी कभी कभी त्रुटियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन उसके रिपेयर करने का जो दायित्व होता है वो अगर ये कर पाते हैं हेमंत जी, बहुत अच्छी बात है। और जो किस्सा उन्होंने सुनाया कि वो इतने सरल हृदय हैं कि वो मतलब टेंशन को भी जो है खुशी में बदल देते हैं, तो एक अच्छी बात होगी। प्रदेश को जो है कि जनता को थोड़ा सार्थक इसका लाभ भी मिल सकता है। जी। जो उनके क्षेत्र में भी मैंने कई बार काम किया है, विजिट किया है, तो लगभग जो है वो इसी रूप में मशहूर हैं जिस रूप की उनकी चर्चा की जा रही है। लेकिन परिणाम जैसे सामने आएंगे उन परिणामों के ऊपर जो है सारी चीज़ निर्भर करेगी। निश्चित तौर और मुझे जिन चुनौतियों की बात भूपेंद्र जी ने की है आशीष जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर हैं, आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक समन्वय, उन्हें भी साथ चाहिए, उन्हें भी सपोर्ट चाहिए, उन्हें भी पूरी बीजेपी की तरफ से एकजुटता, एक एकजुट समर्थन और सहयोग चाहिए, क्योंकि शिखर पर पहुंचकर एक दिग्भ्रमता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आपकी हैं, 163 विधानसभा सीटें आपकी हैं। अब इससे आगे क्या? इसमें एक ऐसा अध्यक्ष आपको चाहिए, और जो मिला है आपको, जो फिर लक्ष्य संधान करे। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते जब हम हैं तो कार्यकर्ताओं के विभिन्न विषय तो होते ही हैं, और अलग अलग चरित्र, चाल, चेहरे वाले लोग हमको मिलते हैं। उन सब में यदि उदासी है तो उसमें मुस्कुराहट लाना, क्रोधाग्नि को शांत करना, सबको साथ लेकर चलना, एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी तरफ कदम दर कदम साथ बढ़ना, ये अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर प्रदेश तक है, जिसकी एक आत्मा है, एक लक्ष्य है,
एक दिशा है और एक मेहनत का संकल्प सबके अंदर है, वो जब जुट जाते हैं तो 163 से भी बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं और 29 की 29 सीटें भी पुनः प्रदेश में जीत कर लाते हैं। आप भरोसा रखिए, हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में एक आदर्श भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हर तरह की चुनौतियों से, हम प्रदेश में कोई चुनौती नहीं मानते। कांग्रेस बार बार चुनौती शब्द का इस्तेमाल करती है। चुनौती इस बात की अवश्य है कि कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, इनके नेता किस तरह से गलत बयान दिलाने के लिए कैमरे के सामने लोगों को ले जाते हैं और जनता के बीच एक अविश्वास का वातावरण निर्मित करते हैं। इस सब भ्रमजाल को तोड़ना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और मैं ऐसा मानता हूं, हेमंत खंडेलवाल जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन भाजपा के परम वैभव के लिए पुनः काम करेगा। एक आसानी हेमंत जी के लिए ये है, जैसे भारतीय जी, जल्दी से 5 सेकंड सर, 5 सेकंड, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जिस झूठ की बात हमारे आदरणीय मित्र आशीष जी ने बात की है, उन्हें पता होगा कि अभी बिहार में जो है औरत बन के घूम रहा था जो फर्जीवाड़ा करता हुआ आपका कार्यकर्ता, वो खुद ही माफी मांगकर एक्सपोज हुआ है। तो ये जो बात एक तरफा अपने को ये जो बात मैं कह रहा था, आनंद नहीं है जी, कि आपको अगर एक अच्छी बुलंद नींव मिलती है, जैसी भारतीय क्रिकेट टीम को मिली कि तेंदुलकर गए तो विराट कोहली जगह लेने के लिए तैयार थे, विराट कोहली हटे तो पूछा जा रहा था ब्रिटेन की सीरीज के लिए कैसे इंग्लिश टीम से कैसे भिड़ेंगे, तो एक शुभ कप्तान शुभमन गिल मिले। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का फायदा हेमंत खंडेलवाल जी को भी मिलेगा कि उनके पास एक सुगठित स्ट्रक्चर है, एक वेल कार्व्ड आउट टीम है, उनको एक अच्छी कैप्टेंसी दिखानी है और जो कीर्तिमान बने उनको हो सकता है वो ध्वस्त करके आगे शुभमन की तरह पार्टी के लिए और शुभ साबित हों। और शुभकामनाएं तो कांग्रेस भी दे रही है, मीडिया की तरफ से भी है, हम सभी की तरफ से है कि आगे बढ़िए और प्रूव करिए, और दोनों ही पार्टियों के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम।